प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और बच्चों जैसा कि आप सब जानते हो हम चर्चा कर रहे हैं आपके प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम आपके इस 16.2 है उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ही है। जो आपका एग्जाम्पल नंबर 15 है बच्चों एक तरीके से फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड है। कंप्लीट फॉर्मूले ही हैं और इनको प्रूव भी करना है और इसलिए बच्चों को सारा बेसिक नॉलेज आपका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। इफ इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी बच्चों आपको क्या दिया गया है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ने आपको क्लियरली बच्चों शुरू में ही बोल दिया कि ए और बी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट यानी स्वतंत्र घटना है। तो सबसे पहले बेटा एक बात कहो कि इंडिपेंडेंट जो इवेंट होते हैं उनकी क्या खासियत होती है। यदि याद है तो आपको बताया गया है कि यदि पी ए इंटरसेक्शन बी इसके इक्वल हो जाए पी ए पी बी के, तो उस कंडीशन में मैं ये बोलूँगा कि जो ए और बी है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो मुझे प्रूफ क्या करना है। फर्स्ट प्रूफ दैट ए बार एंड बी इंडिपेंडेंट होंगे। सेकंड ए एंड बी बार इंडिपेंडेंट होंगे। और थर्ड ए बार एंड बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगी। बात समझ आई। मतलब ये बातें तीन आपको प्रूव करनी। दोबारा बोल रहा हूँ कि ए बार एंड बी, इसका मतलब होता है यदि आपको याद हो ओनली बी, इसका मतलब होता है ओनली ए, इसका मतलब है नोट ए एंड नोट बी। तो वर्डिंग याद रखनी है, काम की बात। ठीक है, ये जो वर्डिंग मैं बोल रहा हूँ वो आपको याद रखनी है। दोबारा बोलो क्या प्रूव करना है कि ए बार और बी इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र है। ए एंड बार एंड बी को क्या लिखूंगा मैं, ओनली ए, सॉरी बी, केवल बी। ए एंड बी बार और ए बार एंड बी बार तीनों की तीनों इंडिपेंडेंट। ये प्रूव करना है तो इसके लिए आपको फॉर्मूले के ऊपर चर्चा कुछ ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आइए प्रूव करते हैं, फॉर्मूले के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप याद रखना जब भी आपको इंडिपेंडेंट प्रूव करना हो आप उनके इंटरसेक्शन को लेकर चलोगे। ठीक है, तो मैं क्या लेके चलूँगा, पी ए बार इंटरसेक्शन बी। मैं क्या लेके चलूँगा, पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी। इसको क्या लिखा जा सकता है, यदि ओनली बी इज इन बी से बोला जाए तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस समझ आई। इसको मैं बच्चों क्या बोल सकता हूँ, पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा बच्चों मैं बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ ना, वही बोला जा सकता है। तो यदि आप देखो तो जो पी ए इंटरसेक्शन बी है वो किसके इक्वल है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है पी ए पी बी। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है या नहीं, पी ए पी बी स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ना, तो आगे जाएगा। मैं पी बी यदि बच्चों यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो 1 माइनस पी ए आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, हाँ ना आ जाएगा। क्लियर हुई बात। और 1 माइनस पी ए बच्चों क्या होता है, पी बी पी ए बार दैट्स ऑफ पी ए बार पी बी। यानी जिन दोनों के बीच इंटरसेक्शन था उन दोनों को मैंने अलग अलग मल्टीप्लाई में लिख दिया। बस समझे भी, जिन दोनों के बीच इंटरसेक्शन था मैंने उन दोनों को अलग अलग बच्चों मल्टीप्लाई में लिख दिया। इसका मतलब ये क्लियरली हो जाएगा कि ए बार एंड बी आर इंडिपेंडेंट। बात समझ आई नहीं, क्लियर हो गया। तो कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। मतलब उस वर्ड जो लिखा हुआ है उसका बच्चों बेसिकली मीनिंग क्या निकल रहा है वो पता होना जरूरी है। ठीक है, यदि मैं इसके सेकंड पार्ट पे आता हूँ जिसमें मुझे ये प्रूव करना है कि ए एंड बी बार आर इंडिपेंडेंट, सेम यही प्रोसेस। तो मैं क्या लिखूंगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। इसका बच्चों मीनिंग होगा ए है लेकिन बी नहीं है,
तो ए होने का मतलब बी नहीं होने का मतलब ओनली ए। इसको लिखा जाएगा पी ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओनली ए का फॉर्मूला यही होता है कि पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे लिखा जा सकता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए डॉट ए पी बी बिकॉज ऑफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। देन पी ए इंटरसेक्शन बी को बच्चों मैं क्या लिखूंगा पी ए डॉट पी बी। यहाँ से पी ए भी कॉमन ले लिया जाए देन 1 माइनस पी बी आ जाएगा और 1 माइनस पी बी को क्या लिखा जा सकता है पी बी बार। हमारे पास रिजल्ट ये बन गया कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B बार इक्वल होगा पी ए पी बी बार की। यदि ऐसा है तो मैं बोल सकता हूँ A एंड B बार आर इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे। रेडी हो जाए बात? इतने बार समझ आ रही होगी, कोई डाउट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं जो इसका थर्ड पार्ट है कि P ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। इसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए ए नोट और बी नोट। आपको ये याद है मैंने डी मॉर्गन नियम बताया था आपको, डी मॉर्गन नियम। उसके अकॉर्डिंग बच्चों मैं अलग अलग बार जो है उनको एक साथ यदि करता हूँ तो बीच का साइन हो जाएगा चेंज। बीच का साइन चेंज करने का मतलब मेरा मीनिंग ये हो जाएगा कि इंटरसेक्शन यूनियन में बन जाएगा और यूनियन इंटरसेक्शन में बन जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन का यूनियन करना है, यूनियन का इंटरसेक्शन। जब वही बात करो और इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी को मैं क्या लिखूंगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ब्रैकेट आगे अलग अलग करो पी माइनस पी बी और ये माइनस माइनस प्लस होगा और इसे एक साथ लिख रहा हूँ पी ए डॉट पी बी। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? इतनी बात है जो मैंने एक बात लिखी है एक पूरी लाइन समझ आ गई होगी। ऐसा लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता? तो जवाब होगा कि ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, अरे देखो 1 माइनस पी ए को यदि मैं एक बॉक्स में बंद कर दूं, एक ब्रैकेट में बंद कर दूं और माइनस पी बी कॉमन लूं तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? क्या 1 माइनस पी ए नहीं आ जाएगा? क्या यहाँ पर 1 माइनस पी ए भी नहीं आ जाएगा क्या? तो जवाब होना चाहिए कि यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस पी ए यदि इन दोनों से मैं कॉमन निकालूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस पी बी, 1 माइनस पी बी। और इसको बच्चों मैं इजीली लिख सकता हूँ पी ए बार पी बी बार। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? बहुत इजीली लिख सकता हूँ ना, पी ए बार पी बी बार। और ये तो मुझे प्रूव करना है। तो बच्चों याद रखना जब भी दो का इंटरसेक्शन हो और उनको आप अलग अलग मल्टीप्लाई में कर देते हो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो जो बोर्ड के ऊपर सारी बातें लिखी हुई इस क्वेश्चन से रिलेटेड मेरे अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि सीधी लैंग्वेज हो गया फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। और फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बच्चों हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं, तो यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो एक बार इस पर आराम से नजर डालिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई डाउट है तो देखिए। बोलिए बच्चों, बात समझ आ रही होगी? तो यदि बात समझ आ चुकी है तो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 बच्चों लैंग्वेज फॉर्मूला से रिलेटेड है। देखो ये कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। यहाँ पे भी एक बात दे दी कि जो ए और बी है बच्चों वो इंडिपेंडेंट इवेंट है यानी स्वतंत्र घटनाएं हैं। चलो आगे और पढ़ते हैं फिर। देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence at least one of A and B. At least one. एग्जाम्पल नंबर 16 नहीं, at least one. At least one. इसका बच्चों मीनिंग आपको मैंने बताया तो मैं रिपीट कर देता हूँ। at least one का मतलब है कम से कम एक, यानी एक तो होनी ही चाहिए या दोनों हो सकती है। यानी ए होना चाहिए,
बी होना चाहिए या ए और बी दोनों। तो ऐसा केस बच्चों केवल ए की फॉर्मूले में होता है पी ऑफ ए यूनियन बी। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है? पी ऑफ ए यूनियन। बच्चों याद रखना कि कम से कम एक घटना ए और बी में से, यानी एटलीस्ट वन। इसका मतलब होता है ए यूनियन बी। हाँ, ए या बी यानी ए और बी दोनों में भी यूनियन ही होता है। हिंदी में यदि आप ए या बी बोल दो और इंग्लिश में ए और बी बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, याद रखना। आपको दिया हुआ है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसका मतलब स्पष्ट है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा? पी ए डॉट ए पी बी। तो सबसे पहले बच्चों में पी ऑफ ए यूनियन बी को क्या लिखूंगा? क्या आएगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखूंगा या लिखूंगा? बताइए। फिर पी ए यूनियन बी को पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखूंगा। पी प्लस पी बी ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिखा जा सकता है? पी ए डॉट पी बी। क्लियर? क्या लिखा जा सकता है इसको? पी ए डॉट पी बी। दो तरीके होंगे इसके, दोनों करेंगे। पी ए पढ़ा है, नहीं तो पी बी बच्चों यदि मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या जाएगा? बैठे 1 माइनस ये नहीं आ जाएगा। तो चलो ये बनेगा पी बी बार, सॉरी पी ए बार। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? पी ए को 1 माइनस पी ए बार प्लस पी बी ये बार लिख देता हूँ। ये ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब बाद वाले दोनों से यदि मैं माइनस का पी ए बार को मैं लूँ तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस पी बी। तो आएगा 1 माइनस पी ऑफ ए बार एंड पी बी बार। यह आ गया बच्चों आपका पी ए यूनियन बी का आंसर। आराम से देख लीजिए, दिमाग में बच्चों बिठा लीजिए। कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, क्या कोई डाउट? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो एक सिंपल सी ही प्रोसेस है, ज़्यादा टफ तो नहीं है ना आपके लिए इस फॉर्मूला। हाँ, मैंने भी कहा था कि इसका एक मेथड और हो सकता है, बहुत देख लेते हैं। इसका एक मेथड और हो सकता है, ये वो देख लेते हैं बच्चों। यदि आपको याद हो कि ए यूनियन बी को 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी का होल बार लिख सकता हूँ या नहीं? लिख सकता हूँ। ठीक है, लिखा जा सकता है ना, याद रखना। और ए यूनियन बी के होल बार को पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार कर दूँ, ये दोनों के अलग अलग बार का इंटरसेक्शन कर दूँ तो भी बात एक ही कर सकता हूँ ना सब। और क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अभी जो हमने प्रूफ किया इसमें टोटल 6 लाइनों का सवाल है, इसमें 3 लाइनों का सवाल है। अब बच्चों वो आप पे डिपेंड है, आप कौन सा करते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप यही करो या ये करो, मैं ये नहीं कह रहा। हाँ, एग्जाम यदि आपके फॉर्मूलों के ऊपर पकड़ मजबूत है, नॉलेज स्ट्रॉन्ग है, और जो वर्डिंग ये बोला उसका बेसिकली मीनिंग यदि आपको याद है, फिर आप कोई भी क्वेश्चन हो बहुत इजीली कर पाओगे। बेसिकली बच्चों मीनिंग याद होना चाहिए, आपका नॉलेज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों एग्जाम्पल कंप्लीट है 16.2 की। जो इसके स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन है बच्चों, आपके लिए होमवर्क रहेगा। 5th में करवा चुका हूँ। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट नहीं है ना? अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो बच्चों बस इस तरीके से एक बात को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर 6 1 to 4 बच्चों आपके लिए होगा, डेट से फॉर्मूलों के ऊपर डिपेंड है। 5th में करवा चुका हूँ। 6th क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर उसका कहते हैं इफ ए कॉइन टॉस्ड थ्राइस। बच्चों क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज में मिस्टेक है। इफ ए कॉइन की जगह इफ ए डाइस होगा यहाँ पे। ठीक है, इफ ए डाइस टॉस्ड 3 टाइम, यानी यदि आप किसी डाइस को एक पास से को कितनी बार फेंकते हो? 3 बार। तब प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट वंस, यानी कम से कम एक विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी, यानी मिनिमम एक बार ओड नंबर हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में बता रहा हूँ कि बच्चों हमारे पास है एक डाइस है
जिसको आप टोटल कितनी बार थ्रो कर रहे हो, 3 टाइम, 3 बार। अब एक बार थ्रो करने पर टोटल 6 कंडीशन है, नेक्स्ट टाइम के लिए भी 6 और उसके आगे वाले के लिए भी 6, तीनों का बच्चों मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आ जाएगा 216 यानी 216। अब सबसे पहले आप ये बताओ, क्या 216 कंडीशन बना सकते हो? भाई बना सकते हो, लेकिन ये सोचो ना टाइम कितना लगेगा, और ये दिन में एक भी कंडीशन गलत बन गई तो कितनी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा क्या करें कि बिना गलती और कम टाइम में करें? तो सबसे पहले तो ये दिमाग में बैठो कि ए का मतलब क्या है, एटलीस्ट 1 ओड नंबर, ठीक है। ये बेसिकली इसका मीनिंग है, दिमाग में इसको बिठाने की कोशिश करो जो मैं बोल रहा हूँ। वो ओड नंबर ये कह रहा है मिनिमम, यानी जो 3 बार आपने फेंका उनमें एक बार तो ओड नंबर आना चाहिए, कम से कम एक बार, कम से कम एक बार। तो अब वो एक बार कौन सा कहते हैं, वो पहली उछाल पे है, दूसरी पे या तीसरी पे, ठीक है। कम से कम एक का मतलब एक से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन एक से ज़्यादा तो हो सकता है। एक से यदि ज़्यादा हो तो कितने ऑर्डर नंबर हो सकते हैं, 2 या तीनों के तीनों ऑर्डर नंबर हो सकते हैं। तो बच्चों क्या मुझे ये बता सकते हो इनमें कौन सी कंडीशन नहीं है? भाई जैसे मान लो मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, आपके पास बच्चों के जैसे 10 बॉल है, टोटल 10 बॉल है, जिसमें से 2 ब्लैक एंड 8 रेड है, यानी 8 तो लाल रंग की है और 2 काले रंग की है। मैं कह रहा हूँ कि उनको 2 अलग अलग पार्ट में आपको डिवाइड करना है। भी आपके पास मैं एक बास्केट ऑर्डर देता हूँ, जिसमें से आपको मैं कहता हूँ कि आपको उनको अलग अलग करो, रेड एक बास्केट में होनी चाहिए, ब्लैक एक बास्केट में होनी चाहिए। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं क्या करूँगा 8 रेड बॉल उनसे उठाऊँ और दूसरी बास्केट में डाल दूँ, एक तो ये, या जो 2 ब्लैक बॉल है उनको उठाऊँ और दूसरी बास्केट में डाल दूँ। तो बच्चों आप खुद पे लेके देखो आप क्या करना पसंद करोगे, 8 रेड बॉल निकाल के दूसरी बास्केट में डालोगे, 2 ब्लैक बॉल डाल के 2 ब्लैक, यानी हम क्या करते हैं जो टोटल में से जो हमें फाइंड आउट करना है उनमें से जो कंडीशन जाता है उसको फाइंड आउट करने के बजाय जो कम है उसको मैं निकाल के माइनस कर दूँ ना टोटल में से। बस समझ आइए कि मुझे चाहिए कि 1 ऑर्डर नंबर, 2 ऑर्डर नंबर और 3 ऑर्डर नंबर। तो इन तीनों की कंडीशन निकालने के बजाय मैं 0 ऑर्डर नंबर वाली कंडीशन माइनस कर दूँ 1 से, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। कौन सी केस नहीं आ रहा है, सिर्फ जिसमें कोई ऑर्डर नंबर नहीं होने, तीनों की तीनों इवन हो। तो यदि इस केस को मैं टोटली सेम माइनस कर दूं तो बताइए बच्चों रिजल्ट नहीं आ जाएगा, फिर आ जाएगा ना। बात समझ आइए नहीं, मैं जो कहने का था वो समझ आ गया होगा, तो बस ये कहना है। तो TA इक्वल टू 1 माइनस 3 इवन नंबर, यानी तीनों के तीनों यदि सम संख्या हो, इसकी प्रोबेबिलिटी यदि मैं माइनस कर दूं तो एटलीस्ट 1 ऑर्डर नंबर की मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। देन अब आगे देखिए 1 इवन नंबर की जो बच्चों प्रोबेबिलिटी होती है, जिसको मैं P इवन मान लेता हूँ, वो कितनी होगी 1/2, जानते हो ना 1/2। अब आप कहोगे कैसे, तो बच्चों आप खुद देखो जो डाइस होता है आपके पास उसके अंदर नंबर कौन कौन से होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इवन कौन कौन से है 2 4 6, तो 3/6 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना, समझ आ गई। तो पर टाइम ये रहेगा, तो PA क्या आएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। अब आपको इससे मल्टीप्लाई क्यों किया, तो बच्चों खुद के नॉलेज के ऊपर डिपेंड है ये, क्या डाइस को थ्रो करना एक इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है क्या डाइस को थ्रो करना एक इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है क्या? इंडिपेंडेंट इवेंट है, यानी एक डाइस को थ्रो करने के बाद जो कंडीशन आती है वो सेकंड टाइम डाइस को जो आपने थ्रो किया उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पे तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 माइनस 1/8, तो टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा 7/8, यानी स्टूडेंट जो आपके पास PA होगा वो क्या आ जाएगा 7/8 आएगा। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आराम से समझिए। क्वेश्चन था कि आप डाइस को कितने टाइम थ्रो करते हो, 3 टाइम, 3 बार थ्रो किया। 3 बार थ्रो करने के बाद आपको ये बताना है कि एटलीस्ट 1 ऑड नंबर यानी कम से कम एक विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों उसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो आप ये 3 जो कंडीशन ले रहे हो अलग अलग केस में, या तो ये एक ऑड हो सकता है, या कोई 2 ऑड हो सकते हैं, या 3 ऑड हो सकते हैं। ये 3 ही केस हैं,
लेकिन उनमें से कौन कौन से हो गए वो अलग अलग बात है। और भी तो 1 3 5 है, अलग अलग रिप्लेस करो, बहुत सारी कंडीशन होगी, पर यहाँ पे कंडीशन बनाना हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जो नहीं चाहिए वो 1 से माइनस कर दो। हमें क्या नहीं चाहिए, तीनों के तीनों इवन इवन इवन। तो एक बार इवन आने की 1/2, फिर इवन आने की 1/2, फिर इवन आने की 1/2, और टोटल इनका मल्टीप्लाई होता है 1/8। तो 1 से जब आप 1/8 को माइनस करोगे तो बच्चों टोटल रिजल्ट आपका क्या देगा, 7/8। यानी जो बच्चों यहाँ पे आपका रिजल्ट होगा वो होगा 7/8। क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ये बच्चों आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 7 को देखो, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 7, लैंग्वेज समझ जाइए, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। लैंग्वेज में ये क्या कह रहे हैं कि 2 कार्ड आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। ये क्या कह रहा है कि 52 पत्ते, यानी जो 52 कार्ड हैं आपके, जो 52 पत्ते हैं 10 की गड्डी के, उनमें से कोई भी 2 कार्ड, कोई भी 2 पत्ते विदाउट रिप्लेसमेंट बाहर निकाले जाते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये हो जाता है बच्चों, जो कार्ड एक बार बाहर आ गया उसको आप वापस नहीं रख सकते, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक, यानी तब दोनों के दोनों जो कार्ड हैं वो ब्लैक होंगे, काले होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो सबसे पहले बच्चों आप ये देखो कि आपके पास टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52, और जो ब्लैक कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 26। आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है P ऑफ B1 B2। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले बच्चों आप क्या लिखोगे, P B1 P B2 अपॉन B1। ये फॉर्मूला होता है कि जो एक प्रोबेबिलिटी हो चुकी है उसका इफेक्ट तो होगा, क्योंकि आप विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हो। यदि रिप्लेसमेंट निकालते तब ये बात नहीं आती, याद रखना, तब सीधा B2 आता। तो जो पहले 26 कार्ड है उनमें को आप निकाल लोगे कोई एक, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 26/52, यानी जो अपनी भाषा में हो जाएगी 26/52। क्यों, क्योंकि काले पत्ते टोटल 26 होते हैं हमारे पास और कुल पत्ते कितने हैं 52। अब बच्चों आगे वाली कंडीशन समझने वाली है। अब आप ये सोचिए, मुझे जवाब दीजिए कि जब आपके पास टोटल 26 ब्लैक कार्ड थे और टोटल 52 थे, जब मैंने एक कार्ड इससे बाहर निकाल लिया ब्लैक कलर का, तो अब मेरे पास टोटल कितने कार्ड बच गए, 25। क्यों बच गए, क्योंकि जो मैंने बाहर निकाला वो मैंने वापस नहीं रखा। एक क्वेश्चन में मैंने लैंग्वेज यूज किया बच्चों विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी जो मैंने बाहर निकाला उसे मैंने वापस नहीं रखा, ठीक है। तो 25, और इससे यदि मैं बाहर निकालूंगा एक कार्ड तो टोटल हो जाएंगे 51। तो अब जो प्रोबेबिलिटी आएगी बच्चों वो यहाँ से नहीं आएगी, क्या यहाँ से आ जाएगा 25/51। इन दोनों को कैंसिल करो तो आएगा 1/2। 25/51 बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 25/102। यानी आपकी जो 2 ब्लैक कार्ड है बच्चों उनको निकालने की प्रायिकता क्या आ जाएगी 25/102, यानी 25/102। तो बताइए बच्चों सारी बातें समझ आई या नहीं, कोई डाउट है? तो जो आपको जो कह रहा हूँ बार बार, सिर्फ आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़कर आपको एक बार यदि लैंग्वेज का मीनिंग समझ आ जाता है क्या करना है, तो आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए